अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियस। इससे पिछले लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था, साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर, फंक्शन वगैरह के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनेलिस को। फर्स्ट ऑर्गेनेली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली हैं और हमारे सेल के अंदर जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली भी यही है। यानी डिफिनेशन में मैंने लिखा है न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली एंड लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेली। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, याद रखना। यानी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली भी यही है। साइज आगे हम पढ़ेंगे। ये जो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है, इसकी इम्पोर्टेंस पर कि इसकी सेल में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस पे एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को प्रूव किया कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये सेल में मेटाबॉलिज्म्स को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन वगैरह को कंट्रोल करवाने का काम न्यूक्लियस का है। उस साइंटिस्ट का नाम था आई थिंक हेमरलिंग। हेमरलिंग ने एक लार्जेस्ट एलजी पे काम किया था। उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को साबित किया। डिस्कवरी किसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को? न्यूक्लियस को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में इसको डिस्कवर किया। इन्होंने कहा कि सेल अंदर से खाली नहीं होते, सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। इसके बाद हम आते हैं साइज़ की तरफ। स्टूडेंट्स, इसकी साइज़ आपको मे बी डिफरेंट बुक्स में कुछ और मिले, क्योंकि ये अक्सर बुक टू बुक भी डिपेंड करते हैं। राइटर उसकी साइज़ में वेरी हो सकती हैं, यानी कुछ राइटर ने उसकी साइज़ कुछ और लिखा होगा तो कुछ राइटर ने कुछ और लिखा होगा। मैंने जिस बुक से उठाया है वो कहते हैं कि न्यूक्लियस की साइज जो है 3 मैक्रोन से लेकर के 25 मैक्रोन तक हो सकता है। लेकिन ये जो साइज़ हैं 3 से लेकर 25 मैक्रोन, ये मोस्टली डिपेंड करते हैं सेल्स की टाइप्स पर कि कौन सा सेल है ये। और इससे भी इम्पॉर्टेंट सेंटेंस ये हैं कि सेल की साइज़ डिपेंड करते हैं सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में। यानी एक सेल में सेट ऑफ क्रोमोसोम्स के कितनी हैं। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे कि ये डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है या हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ये न्यूक्लियस की साइज़ इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, सेल्स पर कि कौन सा सेल है और सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स शेप की तरफ। न्यूक्लियस की शेप कैसी है? न्यूक्लियस की शेप जो है हम कहेंगे ये इर्रेगुलर शेप की है, कोई ख़ास शेप नहीं, इसका इर्रेगुलर शेप है। बट मोस्टली ये हमें स्पेरिकल, ओवल एंड इलांगुएटेड शेप में नज़र आएगा। यानी राउंड, ओवल की शेप और इलांगुएटेड शेप में हमें न्यूक्लियस नज़र आएगा। इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स इसकी लोकेशन की तरफ कि न्यूक्लियस कहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगेन हम कहते हैं लोकेशन जो है ये डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ सेल पर। स्टूडेंट्स, अगर हम प्लांट सेल की बात कर ले, जस्ट सपोज ये हमारे पास एक प्लांट सेल्स है। अब प्लांट सेल्स की चूंकि सेंटर में लार्ज वैक्यूल पाया जाते हैं, ऐसे एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। इस वैक्यूल ने न्यूक्लियस को थोड़ा सा साइड पे पुश किया हुआ है ऐसे। यानी ये प्लांट सेल में न्यूक्लियस आपको अतराफ में मिलेगा। ये अतराफ रीजन को हम कहेंगे पेरिफेरी या पेरिफेरल रीजन। तो न्यूक्लियस, अगर प्लांट सेल की बात कर लें, इन प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो पुशेस हैं टुवर्ड द पेरिफेरी। पेरिफेरी मींस अतराफ की तरफ। रीजन भी मैंने बता दिया क्योंकि इसके सेंटर में लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। नेक्स्ट जो है इसकी एनिमल सेल की तरफ अगर हम आए, एनिमल सेल में हम ये कहते हैं कि ये मोस्टली सेंटर में पाए जाते हैं। सपोज ये एक एनिमल सेल आप कंसिडर कर लें। अब चूंकि एनिमल सेल में तो वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, तो हम कहेंगे बिल्कुल सेल की सेंटर में यानी सेंट्रल स्पेस में हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो ऑक्यूपाई द सेंट्रल स्पेस। तो एनिमल सेल में ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये बिल्कुल सेंट्रल स्पेस में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर्स के बारे में अब हम आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन अ सेल में, कि एक सेल में न्यूक्लियस की तादाद कितनी हो सकती है? 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 100 हैं,
कितनी है, तो उसके बारे में हम कहेंगे कि न्यूक्लियस एक भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस तादाद में 2 भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे सेल भी हैं जिसमें न्यूक्लियस है नहीं। यानी अगर आप सेल की बात करोगे, याद रखना, अगर आप सेल की बात करोगे तो आप कहोगे मोनोन्यूक्लिएट सेल, या इसको हम कहेंगे यूनिन्यूक्लिएट सेल। ऐसी सेल जिसमें एक न्यूक्लियस हो, उस सेल्स को हम कहेंगे यूनिन्यूक्लिएट सेल या मोनोन्यूक्लिएट सेल। उस न्यूक्लियस को हम कहेंगे यूनिन्यूक्लिएट। यानी न्यूक्लिएट लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे सेल के लिए, न्यूक्लियस के लिए। अब हम कहेंगे यूनिन्यूक्लिएट सेल्स, उस सेल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एक न्यूक्लियस हो। मिसाल के तौर पर प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, मोस्टली प्लांट्स और एनिमल सेल्स में एक ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल सेल के एग्जांपल क्या होंगे? मोनोन्यूक्लिएट सेल या यूनिन्यूक्लिएट सेल्स हो सकते हैं। बाइन्यूक्लिएट, अब बाइन्यूक्लिएट क्या है? हम कहेंगे 2 न्यूक्लियस रखने वाला। अब कौन से सेल ऐसे हैं जिसमें 2 न्यूक्लियस होंगे? तो हम कहेंगे मोस्टली प्रोटोजोन्स के एक एग्जांपल है हमारे पास पैरामीशियम। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं जिसको हम कहेंगे बाइन्यूक्लिएट। और पैरामीशियम के अलावा हम कहेंगे कि सेल्स ऑफ कार्टिलेजिनियस सेल्स जो हैं हमारे, कार्टिलेजिनियस सेल्स या कार्टिलेज के सेल्स जो हैं, और लिवर सेल्स, इन 2 में भी न्यूक्लियस जो हैं वो बाइन्यूक्लिएट होते हैं, यानी 2 न्यूक्लियस ईच सेल में पाए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं पॉलीन्यूक्लिएट। पॉलीन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट, यानी हम कहेंगे 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस का होना। ऐसी सेल जिसमें 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, उस सेल्स को हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लिएट सेल या मल्टी न्यूक्लिएट सेल। अब कितनी हो सकती हैं? मिसाल के तौर पर एक बुक के मुताबिक वो कहते हैं कि पॉलीन्यूक्लिएट में मोस्टली जो न्यूक्लियस होती हैं वो 3 से लेकर के 100 तक होते हैं न्यूक्लियस, यानी 3 से लेकर के 100 तक हो सकते हैं। अब किस सेल में न्यूक्लियस जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट है या पॉलीन्यूक्लिएट है? तो इसकी एग्जांपल हम देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे बोन मेरो में कुछ तरह के सेल्स पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। तो जो ओस्टियोब्लास्ट सेल है, ओस्टियोब्लास्ट सेल या इसका दूसरा नाम है ओस्टियोब्लास्ट सेल का, इसी पे मैं लिखवा देता हूँ। इसको हम कहते हैं पॉलीकैरियोसाइट्स। पॉलीकैरियोसाइट्स, कैरियोसी क्या है? पॉलीकैरियोसाइट्स, KARYO पॉलीकैरियोसाइट्स, यानी स्पेलिंग आप चेक कर लें स्टूडेंट्स। पॉलीकैरियोसाइट सेल ऐसी सेल हैं जिसमें 3 से लेकर के 100 तक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उस सेल्स को हम कहेंगे पॉलीकैरियोसाइट्स। ए न्यूक्लिएट, ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस है नहीं। तो कौन से सेल हो सकते हैं जिसमें न्यूक्लियस है नहीं? अब लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं मेच्योर, यानी हमारी मेच्योर सेल्स। इसकी ए न्यूक्लियर के एग्जांपल में दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। जो मेच्योर सीयू ट्यूब एलिमेंट्स हैं या सीयू ट्यूब सेल्स, यानी फ्लोएम के सीयू ट्यूब सेल, और हमारी जो मेच्योर ऑर्बिसीज हैं रेड ब्लड सेल्स, जब ये मेच्योर हो जाते हैं इसमें फिर न्यूक्लियस नहीं होता। उसका रीज़न भी यही है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए लार्ज सरफेस एरिया भी मिल सके। यानी अगर हम प्लांट सेल्स की बात कर ले, जैसे सीयू ट्यूब सेल जो है, जब न्यूक्लियस नहीं होता तो जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है, जहाँ पे शुगर जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो जब न्यूक्लियस नहीं होगा, शुगर को ट्रांसपोर्ट होने के लिए ज़्यादा जो है वो जगह भी मिल जाएगी। तो ये थे स्टूडेंट्स इसके नंबर। नेक्स्ट हेडिंग, जो इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, जो हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हम मोस्टली 4 हेडिंग्स पढ़ेंगे। पहला हेडिंग हमारा होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको हम न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। सेकंड हेडिंग जो हम इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे वो है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का दूसरा नाम है, इट इज़ आल्सो नोन हैज़ न्यूक्लियर सेप एंड इट इज़ आल्सो नोन हैज़ न्यूक्लियर मैट्रिक्स। और इसको एक और नाम भी दिया हुआ है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके साथ साथ जो है न्यूक्लियर सेप है। तो ऑलमोस्ट 4 नाम हम किसको देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म को देते हैं। इसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियोलस के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी कहते हैं। लास्ट में हम क्रोमोटिन एंड क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। पहला हेडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
तो इन 4 हेडिंग्स को समझने के लिए स्टूडेंट्स हम आते हैं डायग्राम की तरफ। हम कहते हैं कि न्यूक्लियस सराउंड, शुरू में भी हमने पढ़ा था ना, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, या न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। अब सपोज ये सारा रीजन जो है ये आप इसको कंसिडर कर ले, ये साइटोप्लाज्म है। अब हम कहेंगे साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर कंटेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर कंटेंट को अलग करवाने वाला एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे न्यूक्लियर इन्वॉल्व। न्यूक्लियर इन्वॉल्व या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये 2 पर मुश्तमिल है स्टूडेंट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। एक हमारे पास ये वाला है, ये इसको हम कहते हैं, मैं इधर समझाता हूँ, इसको हम कहते हैं ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, और इसके बाद ये वाला जो है ये, इसको हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। एम स्टैंड फॉर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों को मिला करके एक साथ, इन दोनों को एक साथ हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वॉल्व। यानी हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल होते हैं, आउटर भी होते हैं, इनर भी होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है स्टूडेंट्स, ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहाँ से कंटिन्यू है? आउटर मेम्ब्रेन एक और ऑर्गेनेली से कंटिन्यू है, उस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। अब अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कौन सा ईआर, ईआर तो भी 2 तरह के है, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर मोस्टली इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें कुछ तरह के दागे नमा स्ट्रक्चर भी नज़र आएंगे। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की वजह से अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसको हम कहेंगे आर। तो कहने का मतलब ये है जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वॉल्व हैं वो कहाँ से कंटिन्यू है? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या है? इट इंक्लूड्स द न्यूक्लियर कंटेंट्स, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट्स हैं, इसके अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको इंक्लोज किया हुआ है, इनको कवर किया हुआ है किसने? इनर मेम्ब्रेन ने। अब हम कहते हैं ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान में कुछ स्पेसेस भी हैं, यानी कई जगहों पे आपको दरमियान में कुछ तरह के पोर्स भी नजर आएंगे। उस पोर्स को हम कहेंगे ये वाले, इस पोर्स को हम कहेंगे ये न्यूक्लियर, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर। इस पोर को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर। अब इस न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, फंक्शन क्या है इस न्यूक्लियर पोर का? तो इस न्यूक्लियर पोर के फंक्शन के बारे में मैं लिखता हूं कि ये जो है ये हमारे साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक है। अब नया सेंटेंस है, इंटरेस्टिंग सेंटेंस आप लोग सुन रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक। साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक से मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कहते हैं कि इसके ऊपर जो है, मैंने पहले भी कहा था, सपोज ये सारा सेल है, आप इसको कंसिडर कर ले सेल। अब सेल से बाहर साइटोप्लाज्म है। अब हम कहेंगे जैसे अगर हम नॉर्मल एग्जांपल दे, ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं, ये ट्रैफिक पुलिस वाले करते क्या हैं? ये गाड़ियों को कंट्रोल करते हैं। सपोज एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, इसको कंट्रोल करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, दूसरे को जाने देती है ना। इसी तरह हमारे सेल जो है यानी न्यूक्लियस कम्युनिकेट करते हैं, रब्ता करते हैं साइटोप्लाज्म के साथ। तो सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा इसका न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग में, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जब यहाँ पे यानी न्यूक्लियोलस वगैरह में जब राइबोसोम्स, प्रोटीन, आयंस, कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो गुजरते हैं, वो निकलते हैं इसी न्यूक्लियर पोर से। यानी हम कहेंगे कि इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर कंटेंट्स, न्यूक्लियस से चीज़ों का साइटोप्लाज्म में जाना, और साइटोप्लाज्म से अगेन प्रोटीन वगैरह की शक्ल में जब मॉलिक्यूल आते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर कंटेंट के अंदर जब ये आते हैं, इनको कंट्रोल करने का काम जो है वो न्यूक्लियर पोर का है। इसी वजह से न्यूक्लियर पोर को कहा गया है साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक ऑफ द सेल भी कहा गया, साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक ऑफ न्यूक्लियस भी कहा गया है। ये न्यूक्लियर पोर जो है ये ज़्यादा भी हो सकते हैं तादाद में, स्पेसिफिक जो है मुझे नहीं मिला कि इसकी स्पेसिफिक तादाद कितनी हो सकती है, लेकिन इसकी साइज़ जो है न्यूक्लियर पोर की, इसकी साइज़ जो है स्टूडेंट्स वो 80 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होती है। यानी इसकी साइज़ जो है 80 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक होती है। तो ये पहला हेडिंग कवर हुआ हमारा
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म को हम न्यूक्लियर सेप भी कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है स्टूडेंट्स, इसका काम क्या है, कहाँ पे पाए जाते हैं ये? तो आप कहोगे कि द विस्कस फ्लूइड, यानी हम कहेंगे न्यूक्लियस के अंदर भी विस्कस एक तरह के गाढ़ा फ्लूइड पाए जाते हैं। इस विस्कस फ्लूइड का स्पेसिफिक नाम है, इस विस्कस फ्लूइड को हम कहेंगे स्टूडेंट्स न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म आप कहोगे न्यूक्लियस के अंदर एक तरह का विस्कस फ्लूइड पाया जाता है, उस फ्लूइड को हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। काम क्या है इसका? इट सराउंड द क्रोमोटिन एंड न्यूक्लियोलस, यानी इसके अंदर जो है आपको कुछ और स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोलस और क्रोमोटिन। तो इसको जिस दो स्ट्रक्चर को जिसने सराउंड किया हुआ है, जिसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, उस विस्कस फ्लूइड को हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ही की तरह है, यानी जो सेल से बाहर वाला फ्लूइड उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर वाले फ्लूइड को हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इनकी स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, यानी ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सिमिलर है, साइटोप्लाज्म की तरह ही है, लेकिन इसकी केमिकल कंपोजिशन में फ़र्क है। यानी ये जिस मॉलिक्यूल से बना हुआ है मोस्टली न्यूक्लियर प्रोटीन से बना हुआ है, इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म इज सिमिलर टू साइटोप्लाज्म, बट इट केमिकल कंपोजिशन जो होती हैं वो चेंज हो सकती हैं। ये था न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी हमने कहा था कि न्यूक्लियोप्लाज्म किसके सराउंड है? क्रोमोटिन और न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट हेडिंग हम आते हैं न्यूक्लियोलस की तरफ। अब न्यूक्लियोलस क्या है? यहाँ पे एक और सेंटेंस भी है स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट भी सुने। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में कुछ स्पेस है, ये यानी स्पेस देख रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस है। इस स्पेस को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी कहते हैं इसको हम, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, यानी द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज नोन हैज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसके अगर हम साइज की बात कर लें, ऑलमोस्ट ये होते हैं 50 नैनोमीटर से यानी ऑलमोस्ट 10 नैनोमीटर से ये होते हैं 50 नैनोमीटर तक इसकी साइज होते हैं। अब न्यूक्लियोलस क्या है? एक है न्यूक्लियस, एक है न्यूक्लियोलस। अगर आप देख लें न्यूक्लियस के दरमियान में एक और डार्क रीजन आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये अब न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस बेसिकली एक डार्क रीजन है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोलस वो जगह है, गौर से सुने, न्यूक्लियोलस वो जगह है जहाँ पे राइबोसोम्स के सब यूनिट्स बनते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर आप कहोगे न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्क रीजन है, उस रीजन्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बेसिकली वो रीजन है जहाँ पे राइबोसोम्स के सब यूनिट्स बनते हैं, लार्जर सब यूनिट्स, स्मॉलर सब यूनिट्स, ये बनते यहाँ पर हैं सब यूनिट्स। फिर यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होकर के साइटोप्लाज्म में फ्यूज्ड होते हैं, मिलते हैं। चूँकि राइबोसोम्स के सब यूनिट्स बनते हैं न्यूक्लियोलस में, इसी वजह से न्यूक्लियोलस को हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। याद रखना, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स किसको हम कहेंगे? न्यूक्लियोलस को कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जो राइबोसोम्स के सब यूनिट्स हैं, लार्जर सब यूनिट्स और स्मॉलर सब यूनिट्स, ये दोनों की जो साइंथिसिस हैं, फॉर्मेशन है, वो बनते हैं न्यूक्लियोलस में। फिर बाद में वो यहाँ पे बन करके न्यूक्लियर फोर से गुजर करके साइटोप्लाज्म में जाएंगे, यानी ये साइटोप्लाज्म में जा करके वो फ्यूज हो जाएंगे राइबोसोम्स की शक्ल में। तो ये सेंटेंस याद रखना, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स व्हाइल राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। वही राइबोसोम्स फिर आगे जा करके mRNA के साथ कंबाइन होकर के फिर प्रोटीन वगैरह बनाएंगे। तो ये क्या था स्टूडेंट्स? ये था न्यूक्लियोलस के बारे में। लास्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे, जो लास्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में, वो है क्रोमोटिन एंड क्रोमोसोम्स। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रोमोटिन क्या और क्रोमोसोम्स क्या है, इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पाकिस्तानी एक राइटर था प्रोफेसर रियाजुल्लाह करामे, इन्होंने अपने बुक में लिखा है
इन दोनों की डिफिनेशन, वो कहते हैं कि क्रोमोटिन और क्रोमोसोम की डिफरेंस में कि क्रोमोसोम इज द हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोटिन, यानी जब क्रोमोटिन कंडेंस्ड हो जाते हैं तब क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। वाइल क्रोमोटिन इज द हाईली डिस्पर्स स्टेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जब क्रोमोसोम्स बिखर जाते हैं तब उनसे क्या बन जाएंगे, क्रोमोटिन बन जाएंगे। वाइल जब सेल अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग इंटरफेज में, उस दौरान में जो क्रोमोटिन मटेरियल हैं दे कंडेंस्ड हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। ये डिफिनेशन प्रोफेसर रियाजुल्लाह करामी ने अपनी बुक में लिखा है। अब इसको थोड़ी बहुत हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या मतलब इसका, क्रोमोटिन और इससे हमारा मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक सेल है, सेल साइकिल थोड़ी बहुत मैं रिकॉल करवा देता हूँ। सेल साइकिल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेल साइकिल को हम दो पेजेस में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज और एम पेज। जो इंटरफेज है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो इंटरफेज है, इंटरफेज या इसी को हम कहते हैं प्रिपैरेटरी फेज, प्रिपैरेटरी फेज, प्रिपैरेटरी फेज, यानी इंटरफेज या प्रिपैरेटरी फेज या नॉन डिवाइडिंग फेज कहो या ग्रोथ फेज कहो, इस फेज में होता क्या है, इस फेज में सेल डिवाइड नहीं होता। तो जब सेल डिवाइड नहीं होता, इस फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करते डिवीजन के लिए। तो इस दौरान सेल के अंदर हमें जो जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेंगे वो कुछ यूं हमें नजर आएंगे जैसे अभी मैंने बनाया है। सपोज इस दौरान उस जेनेटिक मटेरियल को हम कहेंगे क्रोमोटिन, क्रोमोटिन। तो क्रोमोटिन आपको कब देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, क्रोमोटिन आपको देखने को मिलेंगे इंटरफेज, प्रिपरेटरी फेज, ग्रोथ फेज या नॉन डिवाइडिंग फेज में। अब बाद में जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर देते हैं डिवीजन के लिए, तब वो इंटर हो जाते हैं, यानी मैं इसको कहता हूँ, ये इस पेज को हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं। तो जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर देते हैं डिवीजन के लिए, तब वो इंटर हो जाते हैं एम पेज में। एम पेज में क्या होते हैं, एम पेज में सेल अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तब एम पेज में इंटर होने से पहले ये जो क्रोमोटिन मटेरियल है ये आपस में मिलना शुरू कर देते हैं, इसकी फ्यूजन हो जाती है। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब ये कंडेंस्ड हो जाते हैं। तो इसकी कंडेंस्ड फॉर्म से सेल जब इंटर हो जाते हैं डिवीजन फेज में, तो उस सूरत में ये क्रोमोटिन मटेरियल एक दूसरे के साथ कंडेंस्ड हो करके क्या, कौन सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, क्रोमोसोम्स बना देते हैं। ये अब कहने का मतलब ये है, तो एक चीज तो ये है कि क्रोमोसोम्स कब आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स आप कहोगे क्रोमोसोम्स मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे कब, ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल, ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ सेल्स। जब सेल्स डिवाइड होते हैं तब उस दौरान आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्रोमोसोम्स, यानी जेनेटिक मटेरियल कंडेंस्ड हो जाते हैं, क्रोमोटिन कंडेंस्ड हो जाते हैं, उनसे क्या बन जाते हैं, उनसे क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब वही रियाजुल्लाह करामी की डिफिनेशन को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसके मुताबिक प्रोफेसर रियाजुल्लाह करामी ने अपने बुक में लिखा है, कहते हैं कि क्रोमोटिन जो है, क्रोमोटिन इज द हाईली डिस्पर्स स्टेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मैं बस समझाता हूँ कि क्रोमोसोम्स कब डिस्पर्स हो जाते हैं। वेल क्रोमोसोम्स क्या है, वो कहते हैं क्रोमोसोम इज द हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोटिन, यानी जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर देते हैं डिवीजन के लिए, जब उनको लगता है कि मेरी ग्रोथ हो चुकी है, मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ, अब वो आपस में कंडेंस्ड होना शुरू कर देते हैं। जब ये कंडेंस्ड हो जाते हैं क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब चूंकि दरमियान में कुछ और स्टेप्स भी हैं, कुछ तरह के धागे बन जाते हैं ना यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं स्पाइंडल फाइबर्स वगैरह। तो फिर एम फेज में एक और स्टेज जाते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में स्टूडेंट्स, टीलोफेज में होता क्या है, टीलोफेज में यही सेल जो है, मैं इधर समझा देता हूँ, यानी टीलोफेज में जब ये धागे टूट जाते हैं, ये धागे जब ये धागे टूट जाते हैं, पहले इन धागों को किसी ने खींच के रखा था, धागों को यानी इस क्रोमोसोम्स को धागों ने खींच के रखा था। जब ये धागे टूट जाएंगे, ये क्रोमोसोम्स थे, पहले क्रोमोसोम्स के साथ यहाँ पे स्पाइंडल फाइबर्स अटैच थे। जब स्पाइंडल फाइबर्स टूटे, क्रोमोसोम्स क्या हुए, क्रोमोसोम्स बिखर गए, यानी तस्बों के दानों की तरह ये बिखर गए। उस बिखर वाले स्टेट को हम कहेंगे डिस्पर्स्ड। तो जब ये क्रोमोसोम्स डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तब इसे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा क्रोमोटिन। अगेन वो क्रोमोटिन एक दूसरे के साथ
फ्यूज होना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर देते हैं। तो जब ये आपस में मिलते हैं तब क्या बन जाएंगे, तब क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। यानी एक सेंस में ये कह सकता हूँ कि क्रोमोसोम से क्रोमोटिन बनते हैं और क्रोमोटिन से दोबारा क्रोमोसोम्स बनते हैं। कब बनते हैं? जब सेल डिवाइड नहीं होता आपको क्रोमोटिन देखने को मिलेंगे, और जब सेल्स इंटर हो जाते हैं डिवाइडिंग फेज में तब ये क्रोमोटिन कंडेंस्ड होकर के क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये था स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के बारे में। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे, अगर वो बुक के मुताबिक सिंगल मेम्ब्रेनस थी या डबल मेम्ब्रेनस थी। तो अपने खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। जो भी आप लोगों को कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप हमारे फेसबुक पेज के भी जा कर के वहाँ पे भी आपको हमारे कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेगा। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, टिकटॉक अकाउंट भी है, इंस्टाग्राम भी है। तो हम आपकी खिदमत के लिए स्टूडेंट्स हाजिर होंगे। अपने दुआओं में खुसूसी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।